पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में जो उथल पुथल मचा है सीटों की शेयरिंग को लेकर के, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा एनडीए को जो खतरा सता रहा है वो ये कि उसके घटक दल उसको गच्चा ना दे दें। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा से नजदीकियां बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनमें जो बेचैनी है वो भी काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जहां एनडीए में बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन कहीं ना कहीं बेफिक्र दिख रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों को कहीं ना कहीं खारिज करने के लिए बीजेपी बड़े पैमाने पर मेहनत कर रही है। आपने देखा है कि कैसे कल उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे थे, और आपको मालूम है कि किस तरीके से चिराग पासवान से जेपी नड्डा ने बातचीत की है। कहीं ना कहीं तमाम जो अफवाह और कयास जो इन दोनों को लेकर के खड़े हो रहे हैं वो बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। इन तमाम बातों को बीजेपी चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है क्लियर कर दे, ताकि आने वाला चुनाव जो है उसके लिए काफी आसानी से निकल जाए। आपको बता दें कि इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के बाबा से जानेंगे कि नीतीश के विदेश लौटने से पहले क्या पलट जाएगा गेम, और बिहार में आखिरी सीटी बजाने के लिए शाह आ रहे हैं। यानी कि जो बिहार का मामला बिगड़ रहा है उसको सुलझाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। तमाम बातों को जानेंगे, जुड़ेंगे बाबा से। क्या लगता है सर, किस लिए आ रहे हैं अमित शाह? देखिए, 2024 के चुनाव की रणभेरी तो फूकी जा चुकी है। भले ही डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जो कि इसी सप्ताह के बाद संभावना है जो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव से लेकर चुनाव तक की तैयारियां करती है। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आप देखते होंगे कि एक टीम जो है चुनाव के संभावनाओं पर, सर्वेक्षण पर लगी रहती है। उसका काम ही यही है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं और अमित शाह की जोड़ी बनी है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती रही है। एक तरफ सत्ता में भी रहती है और दूसरी तरफ सत्ता में कैसे आया जाए इसका प्रयोग करती रही है। इसके लिए आंकड़े फिट करती रही है। हालांकि 2020 में एक छोटा सा मिस्टेक जरूर हो गया था भारतीय जनता पार्टी से, जिसको इस बार ठीक कर लेगी। एक तरफ आपको याद होगा कि मैंने एक खबर भी किया था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेप डाउन किया था, तो उसके बदले में उसे कई स्टेप आगे चाहिए था। नीतीश कुमार शायद इस बात को नहीं समझ पाए, और 2020 में आपने देखा होगा कि एनडीए को नॉमिनल मार्जिन के बराबर सीटें मिली थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर भी हो गई थी। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर के महागठबंधन के साथ सरकार बना लिया था। ये सारी परिस्थितियां मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन परिस्थितियों के साथ कोरिलेट करता है अमित शाह का बिहार दौरा। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए जातीय गणना से लेकर के और कई मुद्दों पर एकजुट हुए थे, और तभी हम भारत लाइव ने यह बात बताया था कि नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल पड़े हैं वो रास्ता एनडीए से बाहर होने का लग रहा है, और अंततः यही हुआ। खैर, अब एनडीए में नीतीश कुमार आ गए हैं, तो कई अपनी लेगेसी भी साथ लेकर के आए हैं। अब्बास, आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार में जिस तरह से कई ऐसे सीटों पे, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, या फिर एमएलसी का चुनाव हो, इन सब में जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमित शाह के बिहार दौरे के पीछे की कई कहानियां हैं। अमित शाह पहले से हालांकि कार्यक्रम का तय है, लेकिन उनके लिए सबसे मुफीद हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार में नहीं है, देश में भी नहीं है, देश से बाहर है। ऐसी स्थिति में अमित शाह को ओपन मैदान मिल गया है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी नहीं होता है फुटबॉल के खेल में, आप देखिए है कि गोल करने के चक्कर में सारे खिलाड़ी दूसरे पाले में चल जाते हैं, और कोई एक खिलाड़ी दूसरे खेमे का उसको गेंद आगे मिल जाता है तो वो सीधे गोल पोस्ट में ही घुस जाता है। बिल्कुल उसी अंदाज में कहीं ना कहीं अमित शाह आज पालीगंज में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? उसका सीधा मकसद है कि आज गृह मंत्री अमित शाह जब पालीगंज में अपना भाषण देंगे तो एनडीए सरकार बनने के बाद उनका यह पहला बिहार दौरा होगा। पटना के पालीगंज में तीसरा अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और पालीगंज से वो बिहार में चुनावी आगाज करेंगे। यहां से ओबीसी समाज को नया संदेश देंगे, और यहां आप समझ सकते हैं कि ओबीसी समाज को संदेश देने का मतलब है कि 36% वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाना। जी।
प्रदेश भाजपा के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो कल बात की गई, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने जो बातें कही, वो साफ बता रहा था कि पूरी तैयारी है। 20 से 25 ऐसे कार्यक्रम करने हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, जिसको लेकर के सामाजिक सम्मेलन करके लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। जी, आज जब अमित शाह इसका भाषण देंगे तो उनके मन में कई सवाल होंगे। अब इन सवालों के जवाब अगर खोजने आप निकलते हैं तो आपको 2-3 चीजें बहुत बारीकी से देखनी होगी। पहला तो ये कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सवर्णों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावे जब चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को मना लिया गया है तो आप ये समझ सकते हैं कि 19% जो दलित वोटर हैं उनमें भी अधिकांश अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पेज कहां फंसा हुआ है? पेज फंसा हुआ है जो 36% ईबीसी है, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उन पर फोकस है। तो वहीं 27% जो ओबीसी समाज है उसमें गैर यादव जो 14% के अलावे 13% है, उन पर फोकस है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी अपने खेमे में लाने की बात कही जा रही है। और नीतीश कुमार के बाहर जाने के बाद, नीतीश कुमार के लिस्ट सौंपने के बाद, जो हमने खबरों में कल परसों भी बताया था कि दिल्ली में जो एक बड़ी बैठक हुई, इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, नित्यानंद राय, उन्हीं के आवास पर हुई थी बैठक। बिहार के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सारे मौजूद थे और बिहार पर मंथन हो रहा था कि बिहार में भाजपा अपनी 17 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार उतारेगी। और इसके साथ साथ एक फाइनल और भी हो रहा था कि अपने बाकी के जो 23 सीटें हैं साथी दलों के, उस पर कैसे उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि सभी सीटों का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के पास है। और नीतीश कुमार की जीती हुई 16 सीटों में क्या एंटी इनकम्बेंसी है, कौन से जीतने वाले उम्मीदवार हैं, कौन हारने वाले उम्मीदवार हैं, ये सारे लिस्ट लेकर के बैठे थे। इसका मतलब सीधा है कि कई सीटें नीतीश कुमार के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने एक खबर करके बताया भी था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जब सीटें छोड़ी थी 5-5, तो क्या इस बार नीतीश कुमार को कुर्बानी देनी पड़ेगी? तो साफ लगता है कि उनकी 16 सीटों में से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया है कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी अब अपने साथी दल या खुद लड़ेगी। बदले में नीतीश कुमार को कोई दूसरी सीटें दी जा सकती है। यहां तक कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी कमोबेश आप मान के चलिए कि तय हो चुका है। इस बार नीतीश कुमार को 10 से 12 सीटें देने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं रही है। वहीं आपको बता दें कि 17 से 19 सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो चिराग पासवान के साथ वो बात हो गई है कि 4 से 6 सीटें उन्हें मिल रही हैं। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो 2+1 2 सीटें उन्हें लोकसभा की और 1 सीट एमएलसी की उन्हें दी जाएगी। इसका अभी इसलिए आपने देखा होगा कि एमएलसी वाला फैसला अभी तक नहीं हुआ है। एमएलसी की सीटों पर फैसला होना लगभग तय मान के चलिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के साथ भी यही डील हुआ है। तो मुकेश सहनी को भी अपने खेमे में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संदेशा भेज दिया है। संभावना है कि आज दोनों की बातचीत हो जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा सहित मुकेश सहनी से भी बातचीत हो जाएगी और ये भी सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हो सकता है कि मुकेश सहनी को मनाने के लिए एक बार फिर उन्हें एमएलसी के तरफ लालच दिया जाए और ये एक फायदा हो जाए उनका कि एक एमएलसी सीट और बाकी एक लोकसभा सीट देकर के उन्हें मना लिया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बात को लेकर के आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक हम नाम क्यों नहीं लिए पशुपति कुमार पारस का। तो पशुपति कुमार पारस के साथ भी भारतीय जनता पार्टी इस बार वही करने वाली है। पशुपति कुमार पारस को सीट ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि वो समस्तीपुर से नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रिंस राज को भी वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि उन्हें भी एमएलसी बनाया जा सकता है। यानी 3 एमएलसी की सीटें जो है वो रिजर्व की जा सकती हैं अपने साथी दलों के लिए, जो कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये अभी भी गिरबांसज हैं। तो ऐसी स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में अमित शाह बिहार आकर के बिहार को में अपना थर्मामीटर लगा करके चेक करने आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह के आगमन का जो कारण है वोटों के ध्रुवीकरण का, वो भी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। नीतीश विदेश से लौटे उससे पहले पूरा का पूरा गेम पलट दिया है अमित शाह ने और फाइनल सीटी बजाने के लिए पटना आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका चुनाव की घोषणा से
पहले का पटना दौरा होगा और सरकार बनने के बाद का दौरा है। यानी कि इस दौरे को बड़ा महत्वपूर्ण मान के चलिए। इसके साथ साथ यह भी तय हो गया है कि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी लगभग 25 से 30 सभाएं 10,000 सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का निर्णय लिया गया है और ओबीसी मोर्चा के तहत ये सारे कार्यक्रम किए जाए। इसके मतलब है कि अमित शाह ने यह फाइनल कर लिया है कि करना क्या है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब डिटरमाइन है कि आने वाले 2024 के चुनाव में उसे किस समीकरण और किस साथी दल के कितने सीटों के साथ उतरना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि तमाम जो बिहार में सियासी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, जो कवायद सीटों को लेकर के हर कोई चाह रहा है कि लोकसभा में अपनी मौजूदगी जाहिर करे जिससे हुकूमत बरकरार रहे। तमाम जो बातें आपको एनडीए के घटक दलों को लेकर के, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, प्रिंस राज हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, इन तमाम लोगों को लेकर के जो बातें चल रही है, कहा यह जा रहा है कि एनडीए इस बार नहीं चाहती है कि कोई भी खतरा उसको दरपेश हो, क्योंकि उसका नारा है 400 पार। आपको बता दें कि एनडीए ने इस बार जो 400 पार का नारा दिया है, कहीं ना कहीं बिहार उस 400 पार के नारे में एक बड़ा वजूद रखता है, क्योंकि 40 सीटें जो है लोकसभा की, उसमें से 39 सीटें पिछली बार बीजेपी और एनडीए ने जीती थी और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो कवायद है भाजपा की तरफ से और एनडीए की तरफ से वो चल रही है। आपने देखा है कि कैसे बीते दिनों राजनाथ सिंह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार बिहार आ चुके हैं और अब अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, आखिरी जो है वो सीटी बजाने, यानी कि आखिरी जो क्षय मात का जो खेल है वो देने के लिए बिहार आ रहे हैं और तमाम चीजों को देखने के लिए कि कैसे हम लोग जो है बिहार में कामयाब हो सके और जो 400 पार का नारा है उसे मुकम्मल कर सके। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।